नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 3 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ेंगे तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको समाप्त किया जाएगा अगले 5 सालों में। उसकी जगह पर PPI को शुरू किया जाएगा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। हेडलाइन देखिए क्या है कि CBSE ने जो उसके चेयरमैन थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लगे हाथ CBSE में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन, गार्ड, पानी पिलाने वाले जो होते हैं चेयरमैन, इन सब को भी ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ट्रांसफ़र करने से पूरी व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाती है ना। और संघ में जिस कुर्सी पर चेयरमैन साहब बैठते थे उसे भी हटा देना चाहिए था, क्योंकि हटा देने से सब कुछ सही हो जाता है। बस मंत्री साहब जो हैं प्रधान जी, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो अपनी कुर्सी पर स्थिर रहें। 24 में लीक हो, 26 में लीक हो, CBSE में गड़बड़ी हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ चंगा सी। तो इनको ट्रांसफ़र करके कहाँ भेजा गया है तो कृषि मंत्रालय में भेजा गया है। कृषि मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय का क्या है उसको कौन पूछता है, वहाँ तो बेकार के आदमी भी चल जाएंगे। CBSE में अच्छे लोग आने चाहिए, है ना। यही सरकार का मानना है OSM के बारे में। ऑन स्क्रीन मार्किंग, यह CBSE की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग की गई, लेकिन ऐसे कंपनी को ठेका दिया गया जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही ब्लैक लिस्ट किया जा चुका था। तो टेंडर में एक स्टूडेंट ने, 12th के एक CBSE स्टूडेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, टेंडर में बदलाव किया गया और बदलाव करके ये डाला गया कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी चल जाएगी, इट्स ओके। और कैपिटल जो चाहिए कंपनी को उसको भी कम किया गया ताकि उनकी जो फेवरेट कंपनी है वो आ सके, और फिर से उसे सेलेक्ट कर लिया गया। CBSE का सारा डेटा भी ओपन था, अवेलेबल था, पूरा डेटाबेस एक्सेस कर सकते थे, कोई किसी की कॉपी देख सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो ऐसी तो व्यवस्था है CBSE एक देश स्तर पर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल बोर्ड है। इसके एग्जामिनेशन UAE जैसे देशों में भी आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खैर, अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बारे में OSM के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। आज हम लोग शुरू करेंगे WPI वाले टॉपिक से, क्योंकि उससे सवाल की 100% गारंटी होगी। देखिए क्या है टॉपिक, डेटा अपग्रेड, न्यू WPI PPIs ऑन जून 15। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो अभी जारी किया जा रहा है उसको 22-23 आधार वर्ष के साथ 15 जून को जारी किया जाएगा। अगले 5 वर्षों तक WPI एंड PPI जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मूल्य सूचकांक है, PPI पढ़ेंगे अभी उसके बारे में भी हम लोग। इन दोनों को साथ में जारी किया जाएगा अगले 5 वर्षों तक। उसके बाद से WPI को ख़त्म कर दिया जाएगा और PPI को ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, आधार वर्ष में परिवर्तन से क्या क्या चीज़ें बदली हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। UPSC प्रीलिम में WPI CPI से सवाल हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट होते हैं, हर 2-3 साल बाद आते हैं। कुछ न कुछ सवाल तो ज़रूर ही पूछा जाता है। आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई WPI क्या है, CPI क्या है, PPI क्या है। मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि WPI से PPI हम क्यों गए हैं, क्या कारण है, WPI में ऐसी कौन सी कमियाँ थी जिसके कारण से PPI पर हम लोग गए हैं, दोनों डिफरेंसेस क्या हैं और इसके महत्व क्या होंगे, हमारे निहितार्थ क्या होंगे। इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने 15 जून को आधार वर्ष 22-23 वाली नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला जारी करेगा। नई आधार वर्ष 22 और 23 कर दिया गया है। पहले जो था उस आधार वर्ष को परिवर्तित करके बेस ईयर क्यों चेंज किया जाता है, क्योंकि 11-12 में इकोनॉमी में प्रोडक्शन, सामान, खपत ये अलग हुआ करते थे। उसी के आधार पर आज अगर हम 14 साल बाद 2026 में हम लोग उसका मापन करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था का, तो सही रूपरेखा हमें नहीं प्राप्त होगा। इसलिए 22-23 आधार वर्ष किया गया है ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो खपत हो रहा है, वो आज के हिसाब से हो, इरेलेवेंट ना हो। अर्थव्यवस्था में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आधार वर्ष भी पता हो और चेंज किया जाए। आधार वर्ष क्या होता है दरअसल में, जैसे मान लीजिए 2026 का हमें WPI निकालना है, ये पता ही है आपको, ये साल में कई बार आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2026 के WPI को आधार वर्ष से कंपेयर करेंगे, फिर पिछले साल के WPI को आधार वर्ष से कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों आधार वर्ष से कंपेयर करने में जो अंतर आया है वही आपका क्या होगा, वही दरअसल में WPI होगा। तो इकॉनमी या मूल्य जो है वो बढ़ रही है,
या मूल्य घट रही है तो किसके कंपैरिजन में बढ़ रही है, घट रही है, इसके लिए एक आधार वर्ष की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आधार वर्ष को अब 22-23 कर दिया गया है। ये आपके प्रीलिम के लिए गारंटेड वाला टॉपिक है, मेंस के लिए भी गारंटेड वाला टॉपिक है कि पूछेगा ही पूछेगा, लिख के रख लीजिएगा। यह नई WPI श्रृंखला संभवतः 5 वर्षों के बाद पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। इसके बाद गैर खुदरा मुद्रास्फीति नॉन रिटेल इन्फ्लेशन को मापने के लिए आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक, आउटपुट PPI जिसे कहा जाता है, आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आउटपुट प्राइस इंडेक्स है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके आधार पर मापा जाएगा मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है भाई, तो उसके बारे में भी जरा हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल देखिए WPI में संरचनात्मक परिवर्तन जो किया गया है 11-12 है यहाँ पर और 22-23 है। दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। प्राइमरी यहाँ पर जो वस्तुएं थी, आर्टिकल्स का मतलब वस्तुएं हैं, 115 है, 22.62% थी। यहाँ पर 129 वस्तुओं को, यानी कि और भी 9 वस्तुओं को यहाँ पर 14 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ईंधन और बिजली 18 हुआ करते थे मध्य में, यहाँ पर 25 है। परसेंटेज ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज ईंधन का बढ़ा है, प्राथमिक वस्तुओं का भी परसेंटेज बढ़ा है। निर्मित उत्पाद 564 हुआ करते थे, 803 कर दिया गया है। इनका परसेंटेज घटा है, 64 से 63 पर आए हैं हम लोग। कुल वस्तुएं 697 हुआ करती थी, जिसके आधार पर होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालती थी। क्या है ये, एक बकेट ले लीजिए बड़ा सा, है ना, वो बकेट लेकर के RBI महोदय जाते हैं होलसेल वाले मार्केट में। उस बकेट में थोड़ा थोड़ा सामान ये सारा रखते हैं, थोड़ा ईंधन रख लिया, थोड़ा निर्मित उत्पाद रख लिया, थोड़ा कुछ और उत्पाद रख, उन सब के आधार पर मापते हैं कि अब इनका प्राइस इंडेक्स क्या हो रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़े या कम पैसे में ही हमने उतना उत्पाद खरीद लिया, यही होता है। ठीक है, बकेट होता है एक, जिस बकेट में सारा सामान वास्तविकता में नहीं होता है, समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, जिसके आधार पर यह निकाला जाता है। 697 से 957 पर आए, यानी कि ओवरऑल वस्तुओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन निर्मित उत्पाद मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की संख्या कम की गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज कम हुआ है। 15 जून को वाणिज्य मंत्रालय 3 अलग अलग प्रकार के उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रयोगात्मक और विधिक आधार पर जारी करेगा। यानी कि प्रयोगात्मक, यानी कि अभी सरकार क्या करी, प्रयोग कर रही है कि क्या यह सही होगा या नहीं होगा, उसके आधार पर जारी किया जाए, जिसका आधार वर्ष भी 22-23 ही होगा। आउटपुट PPI या उत्पादकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वास्तविक कीमतों को मापता है। उत्पादक, जैसे आप कुछ उत्पादन करते हैं तो फैक्ट्री के गेट के बाहर बैठ जाएंगे मंत्री महोदय बिल्कुल बकेट लेकर के कि यहाँ पर इसका क्या प्राइस है, ठीक है। और इसमें शुद्ध कर, नेट टैक्स तथा व्यापार और परिवहन मार्जिन शामिल नहीं होता है। यही लाइन पूछा जाएगा, इसमें नेट टैक्स, व्यापार, परिवहन का मार्जिन जो होता है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का मार्जिन जो होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। यानी कि फैक्ट्री से जब कोई उत्पाद निकली, इसीलिए मैंने बोला आपको कि फैक्ट्री गेट पर बैठ जाएंगे कि जैसे ही कोई उत्पाद निकला उसको ले लेंगे, उसकी कीमत को देखेंगे। इसको कहा जाता है PPI, ठीक है। शुरुआत में से 125 वस्तु होंगी जो बाद में लगभग 1500 हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार ने जो कहा है कि यह PPI जो है यह वैश्विक लेवल का होने वाला है इंडेक्स। तो आप देखिए क्या होता है, वो तो आंकड़े जब 15 जून को जारी होंगे तभी पता चलेगा कि सरकार कहीं डेटा मैनेज करने के लिए तो ये सब काम नहीं कर रही है, या वास्तविकता में WPI को परिवर्तित करने का समय आ गया था। ठीक है, वो तो जब जारी होगा, विशेषज्ञ महोदय सब आगे आकर के आर्टिकल लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा। इनपुट PPI यह विनिर्माण क्षेत्र में इनपुट कच्चा माल खरीदने के उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों को मापता है। ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का आउटलेट, आउटपुट यहाँ पर है, तो यहाँ पर PPI निकलेगा। सामान जब बिक रहा है, यहाँ पर है इनपुट, यहाँ पर भी बैठ गए लेकर के, तो उसको इनपुट PPI कहेंगे कि भाई इस सामान को बनाते समय कितना खर्चा आ रहा है। तो इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया। सर्विसेज PPI भी होता है एक बंधुओं। 7 प्रमुख सेवाओं के लिए त्रैमासिक क्वार्टरली आधार पर जारी किया जाएगा। बैंकिंग, प्रतिभूति लेन देन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, पेंशन फंड प्रबंधन, बीमा, रेलवे, विमान यात्री और दूर संचार, ये 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे, जिनका त्रैमासिक आधार पर 3 महीना के आधार पर कि इसमें कितनी बिक्री हुई, कितने यात्री चढ़े, कितना दूर संचार क्षेत्र में हुआ, कितना बीमा बिका, कितनी बैंकिंग, कितनी प्रतिभूति के लेन देन हुई, सिक्योरिटीज़ के लेन देन हुई। इन सब के आधार पर हम मापेंगे कि भाई लागत क्या था
और इसमें सरकार को कितना प्राइस बढ़ रहा है, कंज्यूमर को कितना प्राइस पड़ रहा है होलसेल में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। आर्थिक प्रासंगिकता और विधिक अनुप्रयोग क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। RBI मौद्रिक नीति ब्याज दरें तय करने के लिए CPI का यूज करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही स्टेटमेंट पूछा गया है 2022-23 के आसपास प्रीलिम एग्जाम में। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्यिक दीर्घकालिक अनुबंध होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अनुबंधों पर विधिक प्रभाव क्या होगा? वाणिज्य मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो जी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग जो है वो इसे जारी करेगा। वर्ष 2031 से आगे आने वाले नए दीर्घकालिक अनुबंध के मूल्य समायोजन के लिए WPI के बजाय PPI ही उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि 2031 तक तो हम दोनों जारी करेंगे और WPI ही रहेगा, लेकिन 2031 के बाद से WPI की जगह पर CPI का ही उपयोग हम करेंगे। यह दरअसल में IMF ने जो हमारी अर्थव्यवस्था कुछ दिन पहले रेटिंग के आधार पर C ग्रेड करार दिया था, बिल्कुल सही सुन रहे आप, दिसंबर में, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। तो भारत सरकार अब प्रयास कर रही है कि भाई भारत की GDP और इत्यादि जो आंकड़े हैं, प्राइस इंडेक्स के आंकड़े हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़े, दरअसल WPI CPI क्या होता है? तो इन्फ्लेशन के बारे में हमें बताता है, महंगाई कितनी बढ़ी है घटी है, इसी के बारे में बताता है। तो ये आंकड़े थोड़े से बेहतर तरीके के होने चाहिए और जो दुनिया भर में प्रैक्टिस हो रहे हैं उसके आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो IMF जैसे संगठन ने बार बार भारत से PPI विकसित करने का आग्रह किया है ताकि सांकेतिक स्केल घरेलू उत्पाद, नॉमिनल GDP और रियल GDP में बदलने के लिए एक सटीक डिफ्लेक्टर प्राप्त हो सके। हुआ क्या था? हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सोडिंजर इकॉनमी भी यूज़ किया गया था कि हमारा नॉमिनल GDP जो है वो तो ग्रोथ रेट 8.3 था, लेकिन नॉमिनल के और रियल का ग्रोथ 8.2 ही था। ये कैसे संभव था कि भाई एक ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है? ये कैसे संभव था? तो इन्हीं सब जो पैराडॉक्स हैं, इससे बचने के लिए IMF ने कहा है कि आप PPI की ओर बढ़ें और भारत सरकार ने भी इसको मानना शुरू किया है क्योंकि दुनिया स्तर पर इसी को प्रैक्टिस किया जाता है। सांख्यिकी को कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अब आधार वर्ष भी जारी कर दिया है। 2022-23 ही होगा। क्या बंद होगा? तो WPI बंद हो जाएगा, उसकी जगह पर PPI स्थान लेगी। इसकी जगह PPI को चालू किया जाएगा। PPI को चालू किया जाए, होलसेल वाले के जगह पर चालू किया जाएगा। CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो वैसा का वैसा ही बनी हुई रहेगी। WPI एक पुरानी दोषपूर्ण तकनीक है जबकि PPI एक आधुनिक और वैश्विक तकनीक है, इसीलिए सरकार इसे जारी कर रही है। इसके बीच में अंतर को भी हम लोग देखेंगे। WPI के बारे में हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, क्या होता है ये, किस प्रकार से मापा जाता है और कौन कौन सी समितियों ने रिकमेंड किया था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की शुरुआत सबसे पहले 10 जनवरी 1942 को, यानी कि आज़ादी से पहले ही की गई थी। इसके लिए आधार वर्ष अगस्त 1939 तय किया गया था। प्रारंभ में इसे आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किया जाता था, लेकिन बाद में इसको क्वार्टरली कर दिया गया था। शुरुआत करने का कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने के कारण से थोक कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का दौर आया था, जिसमें आप पढ़ते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया में इन्फ्लेशन इस प्रकार का हो गया था कि आपको झोला में भर करके पैसा लेकर के जाना पड़ता था और जेब में आप सामान खरीद करके आते थे, यानी कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था। युद्ध से जुड़ी खरीद और मूल्य नियंत्रण की विधिक नीतियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए थोक स्तर पर कीमतों की सटीक ट्रैकिंग की तत्काल आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता के कारण से WPI को शुरू किया गया था। अनुशासित समितियां, WPI के सांख्यिकी गुणवत्ता आधार वर्ष को समय समय पर अपडेट करने के लिए कई विधिक कार्यबल और समितियों का गठन किया गया। ऐतिहासिक तौर पर प्रोफेसर वाई की अलग समिति 1980 के दशक में, प्रोफेसर SR हाशमी समिति 1990 के दशक में, प्रोफेसर अभिजीत सेन समिति जिसने 2004-5 की श्रृंखला की सिफारिश की थी, ये सब अलग अलग समितियां बनी हैं। हालिया विधिक समिति के बारे में अगर हम लोग पढ़ें जहाँ से सवाल पूछा जाता है, AEDO में भी सवाल पूछा गया है समितियों के बारे में। वर्तमान में आधार वर्ष 11-12 से बदलकर 22-23 की गई नई श्रृंखला को 15 जून को जारी किया जा रहा है। इस नवीनतम सांख्यिकी संशोधन को डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता वाली कार्यबल समिति और नीति आयोग के विनियामक परामर्शों के आधार पर इसे तैयार किया गया है। 22-23 को एक स्टेबल इकोनॉमिक ईयर के रूप में पहचान किया गया। कभी भी आधार वर्ष जो है जनरली ऐसे वर्ष को बनाया जाता है जिसमें इकॉनमी में ज़्यादा उठापटक नहीं हुआ हो। मान लीजिए आधार वर्ष बना दिया जाएगा 2020-21 को, जो कोरोना का दौर था, तो उस समय हमारी ग्रोथ रेट जो थी -25% पर चली गई थी, -25 पर चली गई थी, है ना।
तो मान लीजिए आज अगर 5% की जीडीपी ग्रोथ होगी, अगर आधार वर्ष 2021 रख देंगे तो हमें कितना दिखेगा? 30% का जीडीपी ग्रोथ हमें दिखेगा, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण और गलत आंकड़ा होगा। इसीलिए ऐसे ईयर को आधार वर्ष के रूप में चयनित किया जाता है जो स्टेबल हो, जो सही हो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। उस साल कोई युद्ध वगैरह ना हुआ हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हो, कोई मोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें नहीं हुई हों, इस प्रकार की चीज़ों से बचा जाता है। डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता वाली कार्यकाल समिति नीति आयोग के विनियामक परामर्श के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ये जरूर याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ये। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? अंतर से सवाल आएगा। इधर हमने WPI को रखा है, इधर PPI को रखा है। यह थोक बाजार बड़े व्यापारियों का स्तर पर होने वाले मूल्य परिवर्तन को नापता है। व्यापारी जिनके पास फैक्ट्री से सामान आ चुका है उसको मापता है। यह उत्पादक फैक्ट्री गेट के स्तर पर उनके द्वारा प्राप्त भुगतान की जाने वाली वास्तविक कीमत को मापता है। इसमें फैक्ट्री गेट पर ही हम लोग निकाल लेते हैं। सेवाओं का कवरेज, इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। सेवाओं को मापने का कोई विधिक प्रावधान WPI में नहीं है। इसमें वस्तुओं और सेवाएं दोनों ही शामिल होती हैं, 7 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें थोक बाजार के अप्रत्यक्ष कर, परिवहन खर्च, व्यापार मार्जिन सब कुछ शामिल होते हैं। इसमें इन सभी चीज़ों को एक्सक्लूड करके प्रोडक्शन के बावजूद, प्रोडक्शन के ठीक बाद कितना खर्च आ रहा है उस सामान पर, उससे हम लोग मापते हैं। WPI इसका कोई उप प्रकार नहीं होता। यह सीधे 3 मद, प्राथमिक, ईंधन और निर्मित में विभाजित होता है। 3 प्रकार का होता है, आउटपुट PPI, इनपुट PPI और सर्विसेज PPI। आउटपुट PPI क्या है, इनपुट PPI क्या है? सामान कच्चा माल जब खरीद रहे थे तब PPI क्या था, जब बेचने वाले हैं फैक्ट्री से निकाल रहे तब PPI क्या है, और सर्विसेज यानी कि जो निर्माण के अलावा जो सर्विसेज होती है, जिसको टर्सरी सेक्टर हम लोग कहते हैं, उसका PPI क्या है, इसके आधार पर निकाला जाता है। तो WPI, PPI सब आपको समझ में आ गया होगा। आधार वर्ष भी समझा दिया है मैंने, कब होगा, कितने दिनों बाद होगा, क्यों किया जा रहा है, सारे कारणों को हमने देख लिया। यहाँ से सवाल की 100% गारंटी होगी, मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। फिर एक दिन स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है। जैसे UPSC के बाद 21 सवाल आए थे अपने, 21 क्वेश्चंस UPSC प्रीलिम 2026, है ना। अच्छी अचीवमेंट होती है गुरु, इसलिए बताना पड़ता है। इसी प्रकार से 72 में पूछे, 73 में पूछे, गारंटी है पूछेगा ही पूछेगा। लिख के रख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने कहा कि अरावली के लिए मंत्रालय ने, भारत सरकार के, पहली बार तो ये हुआ, जैसे आपने सुना होगा गॉडगिल समिति, सुना है क्या, है ना। और इसी प्रकार से ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए भी सुना होगा समिति। तो ये जो पहले जो समितियां बनती थी गुरु, ख़ास तौर से पर्यावरण से जुड़े हुए या इस प्रकार के मुद्दे में या इकोनॉमी में भी, तो सरकार का कोई डायरेक्टली आदमी नहीं होते। जैसे अभी भी मैंने इकोनॉमी बताया आपको, प्रोफेसर्स थे बहुत सारे जो इकोनॉमी क्षेत्र के, अपने क्षेत्र में बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिया जाता है काम। इससे क्या होता है, बाइसनेस कम होता है। तो सरकार ने 2025 अक्टूबर में एक सेक्रेटरी, सचिव महोदय, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक पैनल गठित की कि अरावली के बारे में अध्ययन करेगा। अध्ययन करके उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए हम पैनल बना रहे हैं। ठीक है, तो टॉप कोर्ट अपॉइंट हाई पावर पैनल टू रिव्यू अरावली डेफिनेशन रिपोर्ट। अरावली को डेफिनेशन का जो रिपोर्ट दिया गया था, जो कि मंत्रालय के सचिव महोदय के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए, उसके रिव्यू करने के लिए एक पैनल गठित किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अरावली के पता ही आपको कितना विवाद हुआ था, ऑनलाइन खूब प्रचार प्रसार भी हुआ था, खूब सबने पोस्ट भी किया था कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा मत करो, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2025 से सौंपी गई पिछली रिपोर्ट की गहन समीक्षा की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष, स्वतंत्र विशेषज्ञ राय प्राप्त करना, रिपोर्ट की विधिक विसंगतियों को दूर करने के लिए यह पैनल बनाया गया है। पैनल पे पैनल बनते रहते हैं। एक पैनल बना, उसके रिपोर्ट को दूसरा पैनल रिव्यू करेगा, उसके रिपोर्ट को फिर से कोई रिव्यू करेगा, तब जाके कुछ होगा। इतने में तो अरावली को निपटा देंगे ये लोग। कुछ दिन पहले का एक वीडियो या फोटो देखा होगा आपने, ड्यून मूवी जैसा दिख रहा था कि राजस्थान का चुरू है और उसमें डस्ट स्ट्रॉम आ रहे हैं। देखा आपने, ऑनलाइन देखा होगा, बहुत वायरल, हॉलीवुड मूवी का कोई सीन लग रहा था, जो हॉलीवुड मूवियाँ बनती हैं। लेकिन वो उस डस्ट स्ट्रॉम से जो नॉर्थ इंडिया बचा हुआ है ना, यूपी, बिहार,
दिल्ली, ये जो बचा हुआ है ना, इसका एकमात्र कारण है अरावली। नहीं तो डस्ट स्टॉर्म इधर भी आ सकते हैं, है ना। वैसे ही डस्ट की इतनी समस्या है नॉर्थ इंडिया में, तो इन सब चीज़ों से अरावली ही हमें बचाती है। तो ये उसका महत्व है। समिति की संरचना और विनियामक ढांचा क्या है? 2-4 नाम हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम होंगे, उनके नाम जरा पढ़ लीजिएगा। कंचना देवी हैं, ये IFS अधिकारी हैं, इनको रखा गया है। इस समिति के पदेन अध्यक्षा होंगी। ICFRE केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त विधिक परिषद है, उससे यह कंचना देवी जी 1991 से कार्यरत थीं, अब इसकी अध्यक्षा होंगी। डॉक्टर सुभाष आशुतोष हैं, यह FSI से आ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा, ये जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है। ब्रिज मोहन सिंह राठौर पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव रहे हैं। प्रोफेसर अशोक के भटनागर दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख हैं, डीन रहे हैं ये। प्रोफेसर जगदीश कृष्ण स्वामी IIHS बेंगलोर। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से विशेष आमंत्रित किया गया इनको। ये अब सब मिलकर के जो मंत्रालय का रिपोर्ट है उसका रिव्यू करेंगे अब लोग। विवाद का मुख्य कारण क्या था? FSI की चेतावनी को दबाना। पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता वाली पिछली पैनल ने भारतीय वन सर्वेक्षण के उस वैज्ञानिक चेतावनी को पूरी तरह से दबा दिया गया, जिसमें कहा गया कि 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा तय करने से अरावली के लगभग 90% संरक्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था। फिर लोगों ने बोला कि भाई ये गलत है, प्रोटेस्ट किया सबने। तो हमने भी वीडियो बनाया था कि अरावली के साथ ये कि नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद से फिर यह पैनल बना, पैनल के रिव्यू करने के लिए पैनल बन रहा है। FSI ने कहा था कि अगर आप 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ी को ही अरावली मानेंगे तो अरावली में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। और आप कौन होते तय करने वाले कि 100 मीटर से ऊंचा है तो पहाड़ है, उससे नीचा है तो काट के समतल मिला दो? प्रकृति ने बनाया है ये, है ना। ऐतिहासिक उल्लंघन क्या है? पिछली समितियों का यह 100 मीटर का प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2010 में इसी बेंचमार्क को विधिक रूप से खारिज किए जाने के ऐतिहासिक फैसले का स्पष्ट उल्लंघन था। न्यायालय के अमिकस क्यूरीन ने भी लिखित में पुष्टि की कि पुरानी रिपोर्ट ने FSI के वैज्ञानिक विचारों को दबाया। जिसका काम है ये सब देखना, FSI जो विशेषज्ञ है इन मामलों में, वो जो कह रही है उसी को दबा दिया गया था। अब आपको समझ में आया आंकड़ों की विसंगतियां क्या है। पुरानी रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानदंड को पूरा करती है। बाकी का क्या करें भाई? बाकी को सबको बेच दें क्या माइन के लिए? सब जगह खनन करके इंसान के जो भौतिक नीड है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। पूरे पृथ्वी के संसाधन खपा जाएंगे फिर भी पूरा नहीं होगा। कहीं पर तो रुकना पड़ेगा ना। अगर हम इसे भी ख़त्म कर देंगे तो बचेगा क्या? निचली पर्वत श्रृंखलाएं पर्यावरण सुरक्षा से वंचित रह जाएंगी, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पर पुनः विचार करने को तैयार हैं, रिव्यू करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय नवगठित HPC को 3 विशिष्ट संवेदनशील विनियामक बिंदुओं पर निर्णायक मार्गदर्शन प्रदान करने का आदेश दिया है। इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको हमें बताना है कि क्या करना है। 500 मीटर का बाउंड्री बफर, क्या अंतरालों में अनियंत्रित खनन को विधिक अनुमति मिलेगी? मतलब जैसे अरावली क्या है? सबसे पुरानी वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, सबसे पुरानी, पृथ्वी पर सबसे पुरानी में से एक है। इसके कारण से क्या हुआ? समय के साथ घिस गया, छोटे हो गए, बीच बीच में टूट गए। तब है क्या? एक अरावली की श्रेणी यहाँ है। अब अगला 500 मीटर तक फिर कुछ नहीं है, फिर 500 मीटर या 1 किलोमीटर बाद जाके दूसरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो गैप है, क्या इस गैप का कोई महत्व नहीं है? यहाँ पर हम खनन का पूरा अधिकार दे सकते हैं क्या? ये भी तो काम करती हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फॉरेस्ट और कई सारे जीव जानवरों का घर का काम करती हैं। तो ये जो गैप है, ये गैप का इरेलेवेंट है क्या? इसमें जो मर्जी वो करो क्या? क्या इन्हीं दोनों का रिलेवेंट है क्या? तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पहला कहा है, उन्हें बताएं। क्या दूरस्थ चोटियाँ एक ही निरंतर पारिस्थितिक श्रृंखला के भाग हैं? अब ये भी पूछने की बात है कि हमसे पूछ रहे तो हम ही बता देते। एक चोटी यहाँ, एक चोटी यहाँ है, तो क्या ये दोनों एक ही इकोसिस्टम के भाग है क्या? हाँ भाई, हाँ। अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालय है और जम्मू कश्मीर का जो हिमालय है, एक ही हिमालय के भाग हैं, है ना। क्या वर्तमान ढांचे में वैज्ञानिकों भूवैज्ञानिक जांच जरूरी है? ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तीनों के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको समझा भी दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो सबसे शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताया था
कि बाइसनेस और विशेषज्ञ कौन बने हैं इस समिति का अध्यक्ष जो मंत्रालय ने रिव्यू किया, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है कि इससे पहले जो पर्यावरण या इस प्रकार की कोई भी समिति बनती है तो समिति में गवर्नमेंट के आदमियों को जगह कम दिया जाता है, तभी तो आपको निष्पक्ष तरीके से रिव्यू मिलेगा, पैनल के रिपोर्ट आएंगे, तभी तो होगा ना। इससे पहले जैसे पश्चिमी घाट है तो उसके लिए गॉडगिल समिति बनाया गया था, है ना। पश्चिमी घाट के लिए डॉक्टर माधव गॉडगिल समिति है, चार धाम परियोजना के लिए डॉक्टर रवि चोपड़ा समिति है, खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रोफेसर एमी गेक मेनन की समिति है। इस प्रकार की समितियों ने बिना बाइसनेस के बहुत अच्छे क्या दिए हैं, तो परिणाम दिए हैं। तो सरकार ने यही कहा कि इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए अरावली क्या है, तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई यह दुनिया की वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। लेकिन समय के साथ यह घिस गया, लेकिन इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। इस तरफ के डस्ट और रेगिस्तान को यह नॉर्थ इंडिया की ओर, भारत के पूर्वी भारत की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने का काम करता है, वॉल का काम करता है। नॉर्थ इंडियन जो प्लेन है वो अगर रेगिस्तान नहीं बने हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आरावली को ही दिया जाता है। आरावली भूवैज्ञानिक रूप से विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। ये भी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो लाखों वर्षों का अपरदन के कारण अपनी मूल ऊंचाई से थोड़ा सा छोटा हो गया है और कट-फट भी गया है, बीच में इसके घिस भी गए हैं और अतिशय माइनिंग ने इसको बर्बाद कर दिया है। यह श्रृंखला लगभग 692 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिल्ली में भारत के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तृत है। 80% हिस्सा राजस्थान में है, राजस्थान में इसका 80% हिस्सा है। सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, यहाँ पर जैन धर्म से जुड़े हुए आपको मंदिर मिलेंगे, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बहुत ही सुंदर जगह, शांत जगह माना जाता है, तो इसे भी आप घूमने फिरने कभी जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। हुआ क्या, सिमलीपाल में एक जीनत नाम की शेरनी है जिसने 4 शावकों को जन्म दिए। कांग्रेचुलेसन आप सभी को, शावक हुए हैं। तो ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जीनत नाम की जो बाघिन है, इसके शावक इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले से टाइगर्स पाए जाते हैं उनको ब्लैक टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। तो एक ही प्रकार के जीन के सारे टाइगर थे। तो जीन में डाइवर्सिटी लाने के लिए, विविधता लाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जीनत जो है ये बच्चे दे। इसको महाराष्ट्र से लाया गया था, लेकिन जीनत को सिमलीपाल पसंद नहीं आ रहा था। पिछली बार यह बंगाल घूमने निकल गई थी, 300 किलोमीटर की यात्रा करके वापस सिमलीपाल आई है जीनत। तो अब जीनत के 4 बच्चे हो गए हैं भाई, अब विविधता वहाँ पर होगी। देखिए ज़रा कि क्या है ये, इसके बारे में समझेंगे। टाइगर दरअसल में बहुत शर्मीले और एकांत पसंद जीव होते हैं। अगर आप कभी टाइगर रिजर्व गए होंगे घूमने, सफारी करने, तो जल्दी दिखते नहीं है। ये किस्मत अच्छी होगी तो, लक अच्छा हो तो दिख जाएगा, नहीं तो ये इंसानों के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। प्रधान वन संरक्षक वन्यजीव पीके झा के अनुसार इन शावकों का जन्म बाघ हस्तांतरण परियोजना टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के प्राथमिक उद्देश्यों को विधिक रूप से सफल बनाता है। जिसके लिए इनको लाया गया था उसको सफल बनाता है ये। सिमलीपाल का अनुवांशिक संकट स्यूडोमेलेनिस्टिक बाघ, मेलेनिस्टिक का तात्पर्य होता है, मेलेनिस्टिक के कारण से बाघ और जो ये इस प्रकार के कैट्स होते हैं इनके कलर ब्लैक हो जाते हैं, चमकीले ब्लैक। तो उन टाइगर में ब्लैक धारियां बहुत ही चौड़ी मोटी होती, जिसके कारण से अगर दूर से इनको देखा जाए तो यह ब्लैक टाइगर दिखते हैं। ठीक है। उत्तरी ओडिशा में फैला सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में स्यूडोमेलेनिस्टिक बाघ या ब्लैक टाइगर्स की दुनिया में एकमात्र विधिक आबादी वाला, मतलब लीगल घोषित आबादी वाला घर है दुनिया में एकमात्र। इसलिए इसको यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है। उड़ीसा में है ये, मयूरभंज जिला में। इन बाघों के शरीर पर असाधारण रूप से घनी काली धारियां होती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भौगोलिक रूप से पीढ़ियों तक यह अलग रहीं। इसके कारण से इनके अपने ही में अत्यधिक इनब्रीडिंग के कारण से कुछ बाहरी इनमें जीन नहीं आ सका। इसके कारण से मेलेनिस्टिक, स्यूडोमेलेनिस्टिक इनमें बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण से यह विशेष हैं। इनके शरीर पर काली धारियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं। मैं फ़ोटो दिखाऊंगा अभी आपको।
जीन पूल विविधीकरण आनुवांशिक अलगाव को तोड़ने के लिए, अब इसी विविधता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से 3 वर्षीय बाघिन जीनत को सिमलीपाल लाया गया था। चूंकि जीनत ताडोबा से है इसलिए उसमें सिमलीपाल के बाघों जैसी आनुवांशिक विसंगतियां नहीं हैं। उनके शावकों का जीन पूल व्यापक होगा और उनके शावक हो गए हैं। जीनत की भगोरी यात्रा, 3 राज्यों का हाई अलर्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सुरक्षा घेरा तोड़ करके निकल गई थी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा सब जगह घूम फिर के आके फिर से सिमलीपाल में वापस आ गई। अब टाइगर को थोड़े न पता है कि ये बंगाल है, ये झारखंड है। टाइगर तो टाइगर है, प्रकृति ने बनाया है, उसको तो लगता है सब हमारा ही है। देखिए ये क्या है, ये उड़ीसा राज्य है, यहाँ पर है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भुवनेश्वर के उत्तर में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले भाई। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के उड़ीसा राज्य के उत्तरी भाग में मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका नाम इस क्षेत्र बहुतायत पाए जाने वाले सेमल सिल्क कॉटन के पेड़ होते हैं, कॉटन के जो पेड़ होते हैं उसके लोकल भाषा में सिमली कहा जाता है, इसीलिए सिमलीपाल नाम पड़ गया इसका। ठीक है, इसमें पिछले वर्ष आग की भी घटना देखी गई थी, इसके कारण से भी हमने इसका अध्ययन किया था। विधिक विशाल नेटवर्क, यह मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का एक मुख्य हिस्सा है जिसमें सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कुछ यहाँ पर शामिल है। यानी कि हाथी, टाइगर्स और बहुत सारे जीव जंतु सब यहाँ पर रहते हैं। विधिक व प्रशासनिक दर्जा 1956 में राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत देश के पहले जो 9 टाइगर रिजर्व थे उनमें से एक है कौन सा, तो सिमली पार्क। 1994 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मैन एंड बायोस्फीयर जो नेटवर्क है, मैप प्रोग्राम जो यूनेस्को का है, उस मैप प्रोग्राम में भी 1994 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्सा है 1973 में भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत देश के पहले 9 बाघ अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। भारत सरकार ने 1994 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। बाद में वर्ष 2009 में यूनेस्को ने इसे अपना वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम में विधिक रूप से शामिल कर लिया। देखिए यही है वो बाघ, यह दुनिया में एकमात्र जगह है जहाँ पर यह पाया जाता है, तो वह है सिमलीपाल। याद रखिएगा, इसको बारे में पूछा जा सकता है। दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है सिमलीपाल। दुनिया का एकमात्र ऐसा बाघ अभयारण्य है जहाँ स्यूडो मेलानिस्टिक ब्लैक टाइगर्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन बाघों की त्वचा पर आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण से अत्यधिक चौड़ी घनी काली धारियाँ होती हैं और आपस में मिल भी जाती हैं। इनके आपस में मिलने के कारण से ब्लैक से दूर से आपको दिखेगा, चमकीला ब्लैक दिखता है। ठीक है, ये जो इनके शरीर के बारे में विशेषता बता रहा हूँ मैं, इनसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो यह पूछेगा आपसे, इसलिए ध्यान रखना है। एक बार बाघ और चीते के मुंह पर जो धारियों की बनावट होते हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है। यूपीएससी प्रीलिम की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए आपसे ही पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी हैं। बरेही पानी जलप्रपात, बूढ़ा बलंगा नदी इसमें बहती है। यह इसी अभयारण्य भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक बरेही पानी लगभग 399 मीटर का निर्माण भी करती है। जोरांडा जलप्रपात है, पलपला नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित जोरांडा जलप्रपात यहाँ के प्रमुख केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया स्लिप टू 7th स्पॉट इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैप रैंकिंग। ताइवान तक के स्टॉक मार्केट की रैंकिंग हमसे बेहतर हो गई। क्यों? क्या एकमात्र कारण है? भारतीय कंपनियां आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे रह गई हैं। बहुत पीछे यानी कि इतना पीछे कि हम शायद संभल भी ना पाएँ। तो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े सेठ जी लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि होटल, रिफाइनरी, इनसे निकल के मॉडर्न टेक में अगर आपका कोई स्थान नहीं हुआ तो हम बस एक उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। जिस प्रकार से इंटरनेट क्रांति के दौरान हम मात्र एक उपभोक्ता हैं। गूगल बाहर का, यूट्यूब बाहर का, फेसबुक बाहर का, इंस्टा बाहर का, व्हाट्सएप बाहर का, हर वो चीज़ जो आप यूज करते हैं, हर दूसरी चीज़ बाहर की ही है। फ़ोन बाहर का, टैब बाहर का, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ बाहर का। ज़्यादा से ज़्यादा भारत में असेंबली लाइन है इनकी। असेंबली लाइन का तात्पर्य कि सामान सारे चीन से, ताइवान से, वियतनाम से उठा करके ले आओ, यहाँ पर जोड़ करके एक फ़ोन बना दो। ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं,
इसको असेंबलिंग कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर मॉडर्न टेक में इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण से ताइवान जैसा देश जो चिप निर्माण करती है वो एक कंपनी की बदौलत हमारे पूरे शेयर मार्केट के मार्केट कैप से आगे बढ़ गई है। इसी के बारे में यह न्यूज़ है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, इससे प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। वैश्विक शेयर बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में भारत खिसक करके 7वें स्थान पर आ गया है। मात्र एक सप्ताह के भीतर भारत 5वें से सीधे 7वें स्थान पर फिसल गया, जहां ताइवान ने 6ठा, दक्षिण कोरिया ने 5वां स्थान हासिल कर लिया। ताइवान ने हमें पीछे छोड़ दिया। ताइवान की आबादी तो, आप पटना में रहते हैं तो पटना के कंकरबाग की आबादी के बराबर होगा। दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली का जो आबादी है वो ताइवान से कम ही हो, ज़्यादा ही होगा, इतना कम आबादी है ना। और वो हमारे शेयर मार्केट, पूरे मार्केट कैप से आगे है ना। शीर्ष 4 वैश्विक बाजार अमेरिका, जापान, चीन और हांगकांग शीर्ष 4 स्थानों पर काबिज हैं। हांगकांग, ठीक है। डेसा सांख्यिकी बाजार पूंजीकरण की तुलना अगर हम लोग करें तो ताइवान का 5.2 ट्रिलियन तीव्र उछाल दर्ज किया गया है इसमें। दक्षिण कोरिया 86% की वृद्धि के साथ में 5 ट्रिलियन को पार कर गया है। सब देखिए सेमीकंडक्टर और आपको इसी प्रकार के क्षेत्र दिखेंगे। भारत का 4.8 ट्रिलियन के पास में है। विदेशी पूंजी बहिर्वाह और आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण से हम नीचे की ओर आए हैं। सबसे बड़ा जो योगदान आजकल दे रहा है वो एआई, सेमीकंडक्टर और इस प्रकार की चीज़ें दे रही हैं जो अपने यहाँ पर नहीं है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनका नाम सुना है। ये सब कंपनियाँ किस आधार पर काम करती हैं? मैं जानता हूँ किस आधार पर काम करती। मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसकी कीमत 20 लाख रुपए उससे ने आपसे मांगे। आपने दिया टीसीएस को या किसी भी कंपनी को 20 लाख रुपए। उसने क्या किया, इस कंपनी को बोला कि हम 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हैं, लेकिन लगाया 2 आदमी को ओवर टाइम करने को कह दिया। इनकी सैलरी 2-2 लाख रुपए, मान लीजिए 4 लाख रुपए खर्चे हुए। 4 लाख रुपए में सॉफ्टवेयर तैयार, 16 लाख का मुनाफा। तो ये सिस्टम अब बंद होने वाला है गुरु, क्योंकि क्लाउड के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म और एआई के ऐसे ऐसे चीज़ें आ गई हैं ना जो सॉफ्टवेयर चुटकियों में बनाती हैं। आपको नहीं नॉलेज है कोडिंग की, आप भी बना सकते हैं, बैठ करके ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसलिए ये जो सिस्टम था ये धराशायी हो रहा है। इसलिए भारतीय आईटी कंपनियां ऊपर जाने की तरफ नीचे गिर रही हैं। ये है सबसे बड़ा कारण। दक्षिण कोरिया के चिप कूटनीति है। दक्षिण कोरिया का बाजार इस साल 86% बढ़कर के 5 ट्रिलियन के पार हो गया है। 86%। यहाँ की 2 दिग्गज चिप मेकर कंपनियाँ एसके, ह्यूनिक्स एंड सैमसंग में से प्रत्येक का बाजार पूंजीकरण 1 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। चिप बनाने के लिए आज से 15 साल पहले आपको शुरू करना चाहिए था। जब मैंने चिप बनाना पढ़ाया आपको तब मैंने हर बार बताया कि हम बहुत देर कर रहे हैं। जो मिलकर के पूरे दक्षिण कोरियाई कोस्पी सूचकांक का लगभग आधा हिस्सा है, इनका आधा हिस्सा है। लेकिन ये भी है, अगर पूरे बाजार सूचकांक की 2 ही कंपनी आधा हिस्सा है तो अगर ये 2 नीचे गिरती हैं तो पूरा बाजार उनका तबाह हो जाएगा। अत्यधिक निर्भरता किसी एक क्षेत्र पर, ये इनकी कमियां हैं। ताइवान और टीएसएमसी का प्रभुत्व। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टीएसएमसी का अकेले बाजार पूंजीकरण 2 ट्रिलियन से अधिक है। हमारी इकॉनमी 4 ट्रिलियन की है। ताइवान की टाईएक्स सूचकांक 40% से अधिक हिस्सा कवर करता है एक कंपनी, यानी कि ताइवान के बाजार में 100 रुपये की ट्रेडिंग होती है तो उसमें से 40% हिस्सा जो है एक ही कंपनी का है। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भार। वैश्विक एआई बूम के कारण अकेले टीएसएमसी का भार 14.21% है। अब MSCI के इमर्जिंग मार्केटिंग इंडेक्स में पूरे भारत देश के कुल भार से यह अधिक हो गया है। ये आपको मुझे बताना था। तो रैंकिंग याद रखिएगा, हम फिसल करके आ गए हैं काफ़ी नीचे। 8वें पोजीशन पर हम लोग आ गए हैं, यही आपको पढ़ाना। तो 7वें पोजीशन पर आ गए हैं। 7वें पोजीशन 5 में से 7वें पर आ गए, जहाँ पर ताइवान ने 6ठा और दक्षिण कोरिया ने 5वां स्थान ले लिया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।